दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल दोस्तों हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 4 को पढ़ा था, जिसका टॉपिक था लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दोस्तों आज हम लोग इसी चैप्टर को फटाफट रिवाइज करेंगे और डियर स्टूडेंट्स सीखेंगे कि कैसे बनाएं शॉर्ट नोट्स। दोस्तों यह क्लास इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, टीएसटी, पीएसटी, सुपर टेट, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, एसएससी, आरओ एआरओ, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम जिसमें यह टॉपिक आता है। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। नौकरी पाना इतना भी आसान मत समझो, नौकरी पाना इतना भी आसान मत समझो, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और उसमें जिंदगी काट लेते हैं। क्या है दोस्तों, ये लाइनें आप लोगों के लिए थी, इसको जरूर आप लोग याद रखें। देखिए दोस्तों, अब एक लाइन और आप लोगों के लिए, क्योंकि जो अपना चैप्टर है वह है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो आप ये समझ लें कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, जहां पर लोग अपने नेता का चयन अपना मत देकर करते हैं, अर्थात जनता वहां की वोट डालती है और अपने मन पसंदीदा नेता को चुनती है। तो यही होती है लोकतांत्रिक सरकार। और इसके पहले विभिन्न प्रकार की जो सरकार का प्रतिनिधि होता है वह क्या करता है कि वादे करते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में विभिन्न प्रकार के विकास होंगे, नई सड़कें बनेंगी, नए शिक्षण स्थान होंगे, सभी को घर मिलेगा, राशन मिलेगा, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के वादे करते हैं और उसके बाद जनता का विश्वास भी जीतते हैं। तो जनता क्या करती है, अपने अनुसार उन लोगों को चुनती है, उनका चयन करती है, चुनाव होता है जिससे वो प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर। देखिए दोस्तों, जब हम बोलते हैं कोई सरकार लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक है, तब हमारा अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में आपको लोकतांत्रिक सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और आप एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे परिभाषित करते हैं। लोकतांत्रिक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप भारत में देख पा रहे होंगे। हर 5 वर्षों में चुनाव होता है और जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं उसी को आप वोट देते हैं, या जिसके कार्य करने की अवधि या कार्य करने के तरीके या विकास से संबंधित कार्य जो आपको पसंद होते हैं उसी अनुसार आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपना बहुमूल्य मत देकर उसे विजयी बनाने की कोशिश पूरी करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है भागीदारी। भागीदारी का मतलब होता है कि जनता कैसे इसमें पार्टिसिपेट करती है। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लोग कैसे निर्णय लेते हैं। निर्णय लेते हैं कि उनको किस प्रतिनिधि को वोट देना है। भारत में काफी राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय लेवल पे हैं, कुछ राज्य स्तर पे हैं, कुछ शहरों के स्तर पर, जिसे आप तहसील के स्तर पर कह सकते हैं, या जिला स्तर पर भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, जिला क्या होते हैं, जिला पंचायत सदस्य भी होते हैं। तो इन सब का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा होता है और जनता ही इन्हें मत देकर विजय बनाती है। तो उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। जो कुछ होता है सब जनता की वजह तो होता है। देखिए, भागीदारी लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। जैसे प्रतिवर्ष भारत में 5 वर्ष हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और एक सरकार चुनाव जीतकर सरकार बनती है। वोट के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। कभी आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताएं कि चुनाव में किस तरीके से जनता भागीदारी होती है, किस तरीके से अपने आप को प्रस्थापित करती है, तो आप कह सकते हैं वोट देकर जनता अपने आप को भागीदारी साबित करती है। अर्थात वह
जब 5 वर्षों में चुनाव होता है, जो उसे प्रतिनिधि सही लगता है, जिसकी बातें सही लगती या जिसका पहले कार्यकाल अच्छा रहा, उसी को वोट देकर ये विजयी बनाते हैं। और आपको बताते, भारत में किसी भी पद पर रहने के लिए आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार चुनाव अगर आप जीत सकते हैं, जनता का विश्वास हासिल कर सकते हैं, तो उस पद पर आप बने रह सकते हैं। कोई भी वह राजनीतिक पद हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भागीदारी के अन्य तरीके कैसे होते हैं। लोग सरकार के कार्य में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। कई तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि। अब आप समझो, जैसे मान लीजिए सरकार ने कोई वादा किया और वह विजयी होने के बाद, उस पद पर आने के बाद वो कार्य को पूरा नहीं कर रही, या कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए कि जिससे जनता को ये चीज़ें पसंद नहीं आई। जनता को लगता है कि ये जो प्रस्ताव है वह उनके हित में नहीं है, इससे उनका नुकसान होगा, तो वो इसका विरोध भी कर सकते हैं। विरोध करने का तरीका कैसा है? धरना दे सकते हैं। जैसे आपने किसान के कुछ नियम आए थे, उनके लिए कृषक रूल्स आए थे, फार्मर रूल्स थे, उनके लिए किसानों ने काफ़ी समय तक धरना दिया, तकरीबन 2 साल तक धरना दिया था। उसके बाद ये जो किसान के प्रस्ताव थे उनको वापस किया गया। ठीक है, जुलूस निकाल कर, हड़ताल करके, हस्तक्षेप अभियान चला के, इन सब माध्यमों से आप सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। सरकार का जो काम होता है वो सभी प्रकार के विकास से संबंधित होता है, चाहे युवाओं के कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वृद्धा पेंशन से रिलेटेड हो, चाहे किसी के पास निवास नहीं, निवास उपलब्ध कराना हो, या किसी गांव का सुंदरीकरण करवाना हो, या किसी गांव में सड़कें बनवाना हो, हैंडपंप लगवाना हो। ये सारी की सारी योजनाएं कुछ केंद्र सरकार की भी होती हैं, कुछ राज्य सरकार की भी होती हैं, और जो ये संचालित की जाती हैं ये छोटे स्तर से की जाती हैं। अर्थात जो राज्य, जैसे केंद्र की योजना राज्य तक, राज्य से फिर ये जिला तक, जिला से ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक स्तर से शहर गांव तक, कस्बे तक फैलती है। फिर गांव कस्बे में देखा जाए तो इसे कराने के लिए स्पेशली गांव में सचिव होते हैं, जिनको ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान, रोजगार सेवक इत्यादि लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। ये सब विकास कार्य करने के लिए ही होते हैं, और उस गांव की जो रूपरेखा होती है वह बदलने की कोशिश की जाती है, ताकि यह जल्दी से जल्दी विकसित हो सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अन्य तरीके भी हैं, कैसे सरकार की लोग आलोचना करके, धरना देकर, या अपने विचार व्यक्त करके, हड़ताल, हस्तक्षेप अभियान इत्यादि के माध्यम से विरोध भी कर सकते हैं जो प्रस्ताव आते हैं। अब देखेंगे, आंदोलन के जरिए भी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और उन मुद्दों को सरकार के सम्मुख ला सकते हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। भारत में अनेकों बार आंदोलन के जरिए सरकार के सम्मुख मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको बता देंगे, आंदोलन भी एक माध्यम होता है जिससे आप या जनता अपनी बात सरकार के सम्मुख रख सकते हैं, जिससे सरकार उस बात को ध्यान देगी, नोटिस करेगी, उसके बाद उसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। जो दोस्तों इस टाइम जो समस्या चल रही है वह युवाओं की चल रही है। यूथ को करियर की ज़रूरत है, और दोस्तों नौकरियां कम हो रही हैं, अर्थात 2-3-4 सालों से वैकेंसीज ही आना बंद हो गई हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यूथ के लिए है। किसके लिए? यूथ के लिए है। तो चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि हरे पेड़ों की कटिंग की जा रही थी, तो उसको, उन पेड़ों को बचाने के लिए वहाँ के स्थानीय निवासियों ने पेड़ों से चिपकना उचित समझा। जब कोई व्यक्ति पेड़ काटने आता था तो वो पेड़ से चिपक जाते थे और कहते थे, पेड़ काटने से पहले आप मुझे काटिए। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई थी वह थे सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन में जो अहम भूमिका निभाई थी वह निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अपने पास टॉपिक है विवादों का समाधान। किसका दोस्तों? विवादों का समाधान। देखते हैं, विवाद तब उभरते हैं जब विभिन्न संस्कृति, देखिए, सांस्कृतिक, धर्म,
जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं और कई बार भेदभाव की दशा में भी कुछ मुद्दे हैं जो विवाद का विषय बन जाते हैं, जैसे धार्मिक जुलूस, उत्सव विवाद का विषय, नदी जल विवाद इत्यादि। तो देखिए होता क्या है, मैक्सिमम चीज़ें होती हैं सांस्कृतिक, जैसे उसकी संस्कृति अलग है, किसी व्यक्ति की संस्कृति अलग है। अगर वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे, एक दूसरे से समझौता नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि दूसरे की संस्कृति से हमारी संस्कृति अधिक प्रभावित हो रही है, नुकसान हो रहा, तो वो क्या करते हैं, विवाद उत्पन्न करते हैं, समस्या उत्पन्न करता, हो सकता है लड़ाई काट मर्डर तक आ जाए बात। धर्म धर्म सबसे ज़्यादा देखिए भारत में कौन कौन से धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है या अन्य, इतने धर्म भारत में हैं। तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम होती है कि उनका धर्म ऐसा है। जब किसी व्यक्ति, विशेष धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे और दूसरे धर्म के व्यक्ति को या उसके धर्म को छोटा समझने लगे, वहीं पर दोस्तों विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि संविधान में कहा गया है राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अर्थात धर्म अपनी जगह बट इंसानियत अपनी जगह। क्या है दोस्तों, धर्म से बढ़कर क्या होता, इंसानियत होती है। और जगह निवास स्थान पर भी होता, कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में निवास करता, कोई उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, गुजरात, राजस्थान या केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से। तो जब 28 राज्य हैं भारत में, तो सभी राज्यों की थोड़ी बहुत भाषा भी अलग है। कहीं हिंदी एकदम अच्छे से बोली जाती, कहीं कन्नड़ तमिल बहुत अच्छे से बोली जाती। जब वहाँ के व्यक्ति आपस में बातचीत करते हो, तालमेल नहीं बिठा पाते और उनको लगता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, तो वहाँ पर विवाद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ पा रहे हो। आर्थिक पृष्ठभूमि, जैसे किसी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर किसी ने कहा कि आप तो लेबर हो, बहुत कमज़ोर हो, इस तरीके से हो। तो क्या होता है कि जब आर्थिक दृष्टि से ऊंच नीच होता है, पैसे का अंतर होता है, तो वहाँ पर भी विवाद होने की संभावना रहती है। जब इस तरीके का तालमेल वो नहीं बिठा पाते हैं, तो विवाद होना तय हो जाता है। कभी क्या होता है, अस्पृश्यता के बारे में, छुआछूत के बारे में, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकार के भेदभाव जब होने लगते हैं, तब वहाँ पर विवाद होता। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जानवर जैसा सलूक करेगा कि नहीं आपको छू नहीं सकते हैं, आपको छूने से इस तरीके का हो जाता है, आप पवित्र हो जाते हैं, या ये चीज़ें खराब हो सकती है, आप मंदिर में नहीं घुस सकते, तो ये सब दोस्तों विवाद के कारण ही बनकर उभरते हैं। देखिए क्या होता है, धार्मिक जुलूस किस रास्ते से निकलना, हो सकता कि उसी से दोनों धर्मों के जुलूस निकलने हो। तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए, इनकी समस्याओं को हल करने के लिए दोस्तों स्पेशली सरकार पुलिस फोर्स वहाँ पर उपलब्ध कराती है। अगर कोई समस्या होती है तो दोनों धर्मों के गुरुओं को बैठाकर वार्तालाप करवाई जाती है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी विवाद ना हो और किसी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। उत्सव विवाद होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलते रहते हैं, इनको भी लेकर नदी जल विवाद परियोजना हमेशा चलती रहती है। ये दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हमेशा यह समस्या बनी रहती, कावेरी नदी को लेकर कि कौन सा राज्य इस नदी के पानी का कितना उपयोग करेगा। तो ये इसकी छोटी छोटी समस्याएं दोस्तों बनी रहती हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों समानता एवं न्याय। अब दोस्तों हम लोग टॉपिक देखेंगे, यह रहा आपके सामने। लोकतांत्रिक सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विचार है समानता। इसीलिए भारत के संविधान में समानता जैसे अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया और इसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। बिल्कुल दोस्तों, समानता का अधिकार अगर आप पढ़ना चाहें तो आपने देखा होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक आपने इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा सुनी होगी। इसमें जो स्पेशली दिया गया है दोस्तों, वह 12 से 18 तक दिया गया है, या 14 से 18 भी आप समझ सकते हैं, जिसमें समानता
का अधिकार दिया गया है, यह समता का अधिकार दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 14 अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म लिंग के आधार पर और दोस्तों जात के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, यह आर्टिकल्स में बताया गया है। और आर्टिकल 16 में बताया गया है कि दोस्तों अवसर की समानता क्या होगी, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17, इसमें छुआछूत का अंत दिया गया है। अर्थात ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी व्यक्ति को छुएं और आप अपवित्र हो जाएं। जब कोई व्यक्ति जानवर पाल सकता है तो इंसान से वह कैसे घृणा कर सकता है। तबकि देखा जाए अकॉर्डिंग टू साइंस एवरीथिंग इज इक्वल, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज सेम। अर्थात जो भी जैविक कार्यक्रम होते हैं वह सारे के सारे सेम होते हैं। मनुष्य में खाना खाता है, पचाता है, बाहर करता है, वही ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, वही दिल का धड़कना होता है, वही प्यूरिफिकेशन कार्य करती है किडनी, सारी की सारे सेम प्रोसेस होते हैं। तो इंसानों में अंतर कैसे हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसी में जैसा कि 12 से 35 तक में अनुच्छेद 32 भी दिया गया है, जिसको कि संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने कहा है अगर आपके कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप इस आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि दलितों के जो मसीहा कहे जाते हैं वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं। उन्होंने ही महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए हैं और सभी को शिक्षित होने के लिए भी अग्रेसित किया है। उन्होंने ही मंदिरों में ना घुसने के लिए कहा था कि यह अमानवीय व्यवहार है, हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्हीं की देन है कि आज दोस्तों आप लोग 14 घंटे के बजाय 8 घंटे जॉब करते हैं। महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, महिलाएं अच्छी अच्छी पोस्ट पर आसीन हैं, जैसे IAS और IPS या सचिव या सेक्रेटरी, अन्य पोस्टों पर भी आधार निर्भर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वर्तमान में जो अपनी राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखती हैं। तो दोस्तों ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने संविधान बनाया, जिसकी वजह से आज समानता का अधिकार सबको मिल रहा है। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला है लोकतांत्रिक सरकार एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्ति किसी भी जात धर्म समुदाय का हो, उसे पूरा अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके और उसे न्याय मिल सके। इसके अलावा सरकार अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर रोक जैसे कानून का निर्माण करती है। अर्थात सख्त से सख्त कानून बनते हैं कि किसी व्यक्ति को आप यह नहीं कह सकते कि मैं आपको छू नहीं सकता हूं, आप इस जात के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप निम्न जात के हैं, मैं उच्च जाति का हूं। इस तरीके से किसी भी टाइप का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ होता है तो उसके प्रति कार्यवाही आप कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वह दोस्तों अनुच्छेद 17 में दिया गया है। क्या है? अनुच्छेद 17। और जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत भी दोस्तों दिया गया है तथा सरकार विवादों का समाधान संवैधानिक कानून के आधार पर करती है। अर्थात जिस आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन है उसी आधार पर यह दोस्तों करती है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखें। संविधान के आधार पर ही रूल्स हैं और संविधान में दोस्तों 12 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद हैं। और दोस्तों 395 कुल अनुच्छेद हैं। इनके जब टोटल कुछ कुछ भाग बना दिए गए हैं तो उन भागों को मिलाकर लगभग 450 प्लस इस टाइम टोटल आर्टिकल्स हो चुके हैं। बट वो सब पार्ट्स हैं और ऐसे जनरली पूछा जाए संविधान के कितने टोटल अनुच्छेद हैं, 395 एग्जैक्ट आंसर दोस्तों होगा। अब दोस्तों देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, एक बार और रिवाइज करते। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पढ़े। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतांत्रिक सरकार कैसे होती है और उसे कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं। उसके मुख्य लक्षण,
दूसरी बात पड़ी कि भागीदारी, जनता कैसे भागीदारी करती है। तो वह अपना क्या है, बहुमूल्य वोट देकर चुनाव करती है। दूसरी बात, भागीदारी के अन्य तरीके, इसमें अगर सरकार के कुछ कार्य, कुछ प्रस्ताव जनता के हित में नहीं है, अगर ऐसा जनता को लगता है तो वह धरना दे सकती, जुलूस, हड़ताल, हस्तक्षेप इत्यादि चीजों, तकनीकें अपना सकती है। ये विभिन्न साधन अपनाकर वह अपनी बात रख सकती है, या आंदोलन करके भी अपनी बातें सरकार के सम्मुख रख सकती है। विवादों का समाधान, तो धर्म, जगह और आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर कई बार समस्याएं होती हैं, या धार्मिक जुलूस, उत्सव विवाद का, जैसे नदी जल विवाद अभी बताया था, दक्षिण भारत से संबंधित है, तो इन विवादों को सुलझाने के लिए भी सरकार विभिन्न प्रकार के कदम उठाती है। समानता एवं न्याय के लिए पूरा का पूरा दोस्तों मौलिक अधिकार ही दिया गया है 12 से 35 तक, और इसमें समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से 18 या 14 से 18 तक चर्चा है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक समाज में एक विशेषता है, किसी भी तबके का व्यक्ति हो, किसी भी जात धर्म समुदाय का हो, उसे क्या है, न्याय लेने का अधिकार है। वह न्याय के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, और इस आधार पर सरकार क्या करेगी, उनका जो भी उपचार करेगी, जो उनकी समस्या का समाधान निकलेगा, वह संवैधानिक तौर पर निकलेगा। दोस्तों, यह क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे आपको एनसीईआरटी की फटाफट क्लासें मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, फटाफट क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।